अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड का जो फैसला सामने आया, काफ़ी अहम फैसला। इससे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब इसमें मनी की जो है वो ट्रेड तो नहीं हो रही होगी, तो ये कितना पावरफुल रहेगा पाकिस्तान के लिए, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं उनके लिए कितना जो है वो बेहतर साबित हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब क्या इसके बाद डॉलर की कीमत में कमी आएगी या नहीं, और इस वक्त जो महंगाई उरूज पर है उसमें भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, और आपको बताएंगे नाजरीन कि बार्टर ट्रेड होती क्या इन एक्चुअल, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाजरीन हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ने वालों का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अभी भी साथ खड़े हैं, उनका आगे क्या फ्यूचर होगा, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने वाले हैं उनका अगला ठिकाना क्या होगा, उस पर भी हम प्रोग्राम में जो है वो बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एक नया हम ख्याल ग्रुप भी बन रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और जो जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हकीकी के नाम से, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि उस हवाले से जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो अहम इजलास भी किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो एक रंग दिया जा रहा है 9 मई के वाकयात को कि ये बगावत हुई है, ये दुरुस्त है या नहीं, ये सिर्फ इल्जामात के हद तक जो है वो एक सिर्फ सियासी हथकंडा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी आज ही कह चुके हैं कि 9 मई को मुल्क में बगावत नाकाम हुई है, तो ये वाकई में बैरूनी एजेंडा था या नहीं, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम नाज़रीन बात करेंगे 9 मई के इन तमाम वाकयात के बाद मुल्क के अंदर एक अजीब सी गहमा गहमी जो है वो हम देख रहे हैं, तो अब हम ये बात करेंगे प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका क्या रोल यहाँ पर बनता है, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को अब आगे लेके चलना है, और ख़ासकर जो बैरूने ममालिक में रहने वाले लोग हैं उनका क्या यहाँ पर रोल बनता है, क्योंकि इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, जो ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि बाहर से ज़र मुबादला पाकिस्तान ना भेजा जाए, रोका जाए पैसा, ना पाकिस्तान में भेजा जाए, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या इस वक्त बैरून मुल्क में रहने वाले लोगों को ये बात नहीं ज़ेब देती कि मुल्क के अंदर जो भी हालात हैं उन हालात में मुल्क के साथ खड़े होकर और मुल्क को सपोर्ट किया जाए, सियासत को बलाए ताक रख के, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर रजा साहब, और मुझे स्काइप के थ्रू स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब भी। सर, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही करूंगी, बहुत शुक्रिया आपने। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जरा हमारे नाज़रीन को समझाएं कि बार्टर ट्रेड होती क्या है और किस तरीके से इसमें काम हो रहा होता है, पैसे को किस साइड पर रख कर जो है वो गुड एंड सर्विसेज की सिर्फ एक्सचेंज जो है वो की जाती है, जरा इलाबोरेट करके हमारे नाज़रीन को बताएगा, फिर हम आगे भी बात करते हैं। का मतलब ये है कि आप एशिया में एक दूसरे के साथ एशिया एक्सचेंज करेंगे और उनकी आपने एक किस्म का वैल्यू फिट करनी है कि मसलन अगर पाकिस्तान चावल ईरान भेजता है तो वो कितने उसकी क्या दाम होंगे, और दूसरी तरफ से जो ईरान सोचें कि अगर पाकिस्तान को गैस देता है या बिजली देता है तो उसके क्या दाम होंगे, और वो उन दोनों दामों को फिर एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। और इसमें दोनों ममालिक के जो बैंक हैं वो अपने ही एरिया में उसको सेटल करेंगे आपस में। तो आई थिंक इसकी वजह से एक तो ये है कि आपको डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको बेंचमार्क्स डेफिनेटली चाहिए होंगे कि क्योंकि बहुत सी मसनूआत होंगी, उनकी एक कीमत होगी, इंटरनेशनल कीमत होगी, उसके मुताबिक वो आपको स्टैंडर्ड पे उसकी कीमत को करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट आपने दूसरे ममालिक से चीज़ें खरीदनी हैं उसी वैल्यू की। तो इन द एंड आपकी जो ट्रेड है वो बैलेंस, एक किस्म की बैलेंस होगी कि जितनी आप मसनूआत दूसरे मुल्क को बेचेंगे उतनी ही वैल्यू की चीज़ें उनसे पाकिस्तान आ जाएंगी। तो शाह साहब, और ये बहुत बड़ी जी इससे महंगाई में कमी आएगी और माशी सूरत कुछ ना कुछ बेहतर होगी। ये अब डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से हम ये काम कर सकते हैं और कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमें ज़रूरत है और जिसकी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो बहुत महंगी इंपोर्ट होती है,
تو اس کے ذریعے ہم ذرا آسانی سے کر سکیں گے. دوسرا یہ نہیں پتا کہ ان ٹریڈ کے اوپر کوئی آپ ٹیکس ٹوکس لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے, یہ ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ان کے اوپر اگر ٹیکس لگائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہنچتے پہنچتے مہنگی ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ ڈالر کا جو پرابلم ہے, ڈالر روپی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے, اس سے تھوڑی سی آپ کو جان بچے گی, کیونکہ آپ کو ڈالر تو پھر ڈالر ریٹ میں کمی بھی آ سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب ڈالر ریٹ میں کمی آئے گی تو آبویسلی بہت سی چیزوں پہ یہاں پر امپیکٹ بھی اس کا نظر آ رہا ہوگا ہمیں. اس کی وہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثلا اگر پورے پاکستان کی جو جتنی بھی امپورٹس ہیں وہ $100 کی ہوتی ہیں, اور یہ بارٹر میں ہم $1 کی امپورٹ کریں گے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اچھا. لیکن اگر یہ بارٹر میں آگے بڑھتی چلی جائے گی اور ایک خاصی سبسٹینشیل اماؤنٹ اگر یہ بارٹر ٹریڈ ہونے لگے گی تو وہ اس کا بڑا پھر فائدہ ہوگا. پھر کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمسایہ ملک ہیں, یہاں پہ ٹرانسپورٹ بھی سستی ہوگی, کوئی اتنا لمبا چوڑا آپ کو لوجسٹکس کے اوپر نہیں خرچہ کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ وہی چیزیں آپ لیں گے جس کی آپ کے پاس بہت اشد ضرورت ہے, اور وہ چیزیں بیچیں گے جو ان کو بہت اشد ضرورت ہے. تو یہ آئی تھنک دونوں ممالک اور باقی افغانستان اور روس, یہ تمام ممالک سے یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا سسٹم بنے گا. اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی, جیسے جیسے اس کی مقدار بڑھے گی اس کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, سیٹلمنٹ جو ہے اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن آئی تھنک کہ ایک بڑا مثبت سٹیپ ہے اور ایک اچھی ڈائریکشن میں یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر بجٹ سے قبل آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بجٹ میں عوام کو ریلیف مل سکے گا دونوں صورتوں میں, اور اچھا بجٹ گورنمنٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اگر تو وہ آئی ایم ایف پروگرام کے مطابق بنے گا تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی پڑے گی, اور اس میں سب سے جو بڑی شرط ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات جو ہیں وہ ریونیو سے پورے کرنے ہیں. یعنی کہ آپ کوئی خرچہ نہیں کر سکتے جس کی آپ کے پاس ٹیکس ریونیو نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک ان کا چیلنج ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہاں تو آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے اور یہاں پھر آپ کو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے. تو دونوں صورتوں میں عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں اس سے ملے گی. اچھا, آپ ریلیف نہیں دیکھ رہے؟ جی, مشکل لگتا ہے اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کے مطابق ہوگا, کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک سال ہمارا یہ جو سال ہے یہ بڑا کریٹیکل سال ہے. اگر اس کو ہم پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیتے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام حال کر لیتے ہیں, تو ایک سال کے لیے اگر ہم دشواری طے لیں تو پھر آگے چل کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بجٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اخراجات جو ہیں ان کو کم کیا جائے, اور بلکہ میں کہوں گا کہ سلیش کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال کے بجٹ سے ہمیں چھوٹا بجٹ بنانا چاہیے. اس کا مطلب کہ فریز کریں پہلے پرانے بجٹ کو, اس کے بعد اس میں کٹوتی کریں, تو پھر آپ کے ملک میں ایک اسٹیبل انوائرمنٹ بنے گی. اور یہ پھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا, یہ صرف اس سال اگر ہم یہ مشکل برداشت کر لیں تو پھر ہم اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے چل کے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ابھی پیٹرول کی پرائزز میں کمی آئی ہے, ڈالر کا ریٹ بھی ایک دم سے گرا ہے, کچھ لوگ بات کریں کہ مصنوعی یہ ریلیف جو ہے وہ دیا گیا, آپ سمجھتے ہیں مصنوعی ہے یا یہ مصنوعی نہیں ہے؟ تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آگے آنے والے بجٹ میں پڑے گا, کچھ اور ریلیف مل پائے گا اس اسپیکٹ میں؟ دیکھیں اصل میں جو شرط ہے نا آئی ایم ایف کی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو بجلی کا نظام ہے اس میں بھی اخراجات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, وہ بھی کٹ ڈاؤن کرنا ہے. پھر آپ نے باقی اخراجات کو بھی کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم وہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ ریونیو کی ضرورت ہے, اور اگر تیل کی قیمت ہم سستی کرتے ہیں تو ہمارا ریونیو کم ہو جائے گا.
تو آئی تھنک کہ یہ لوگوں کے لیے ریلیف تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیٹرول سستا کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی ریونیو میں اضافہ جو تھا وہ نہیں ہوگا، اور اگر ریونیو میں اضافہ نہیں ہوگا تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں ہوں گی اور ہم پھر مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ بجٹ کا سال ہے، آخری سال بھی ہے، الیکشنز بھی جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں. ویسٹرن میں ایسا آپ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لاسٹ سال جب ہوتا ہے تو ویسے ہی حکومت ریلیف دے جاتی ہے، وہ اگلی حکومت جانے کہ ریونیو اکٹھا ہوا نہیں ہوا، آگے ملک کیسے چلنا ہے؟ جی یہ صحیح بات ہے آپ کی، لیکن اس وقت جو ماحول ہے آپ کی اکانومی کا وہ خاصا خطرناک ہے، اور ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. اب ہم یہ حکومت سوچ سکتی ہے کہ ہم نہیں کرتے آئی ایم ایف پروگرام، تو اگلی حکومت کرے گی، لیکن اس وقت تک حالات ہمارے خاصے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی معیشت کو اس وقت ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے، اور ملک کا بھی اسی میں مفاد ہے. اور یہ میں مانتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن ملک کے لیے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام جلدی سے جلدی کرنا چاہیے، اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کی اکانومی میں جو اقتصادی ریفارمز کرنی ہے اس میں بھی ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام سائن نہیں ہوتا تو مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ناگزیر ہوں گے کہ ہمیں فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جانا پڑے گا، ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی تو irrelevant ہو جائے گی. اگر آپ کے دیکھیں نا، ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا آئٹم دیکھا تھا کہ پی آئی اے کا جہاز جو ہے وہ وہاں پہ ملیشیا میں انہوں نے کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، کیونکہ پیسے نہیں ہم دے سکے تھے. تو اگر ہم نے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ کیا، اور اگر ہم نے اپنی اکانومی کی جو ری فائنینسنگ کرنی ہے اس کے ارینجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کی، تو پھر پاکستان میں رہنا عوام کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کہ آپ کی تجارت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی ٹریول بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹس کو بھی بڑا فرق پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، نظر نہیں پڑیں گی، کیونکہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. اگر پورا ملک جو ہے وہ اس خانیے میں شمول ہو گیا تو پھر آپ الیکشن تو بھول جائیں، فائدہ پھر کوئی حکومت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا. اور یہ آنے والے بجٹ میں آپ کوئی ٹپس دینا چاہے حکومت کو؟ جی میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ آپ اخراجات کو سلیش کریں، اور پرٹیکولرلی کیونکہ میں اب سن رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 ارب کا ہم بنانے جا رہے ہیں. بالکل 950. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، بالکل اسینشل جو چیزیں ہیں اس پہ رکھنا چاہیے. صرف وہ پروجیکٹس جو پرانے چل رہے ہیں اور مکمل ہونے کے قریب ہیں ان کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی نئے پروجیکٹس نہیں چلانے چاہیے. تو جتنا ہم کٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کی اکانومی سٹیبلائز کرے گی. اور ہمیں پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے انوائرمنٹ بنائیں کہ وہ بزنس اپنی کاروبار کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے اور لوگ بے روزگار ہو جائیں. تو آئی تھنک کہ یہ بجٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ بجٹ آپ کو ریلیف کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس بجٹ کو ریلیف کے لیے کر دیا تو پھر آگے چل کے پاکستان بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا. تو سٹیبلائز کرنے کے لیے چھوٹا بجٹ بنانا ہے، صرف وہی اخراجات کرنے ہیں جو بالکل ناگزیر ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو بزنس ہے اس کو فروغ دینا چاہیے تاکہ وہ ان کا پہیہ چلتا رہے، اور وہ جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور جو سپلائی چینز ہیں ان کو
کھولنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ بالکل ہماری سپلائی چینز بند ہو جائیں. تو آئی تھنک اس وقت بہت زیادہ مہارت ہے یہ بجٹ بنانے میں, اور بڑی پولیٹیکل جو ہے ایکیومین بھی چاہیے اور ول پاور بھی چاہیے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر معاشرات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے. ایک طرف تو یہ بجٹ آ رہا ہے, آئی ہوپ سو کہ یہ بجٹ عوام کے لیے ریلیف والا ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ بھی اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس وقت سیاسی منظرنامہ کیا کہتا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو سربراہی میں جو ہے وہ ہم خیال گروپ کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے, اور اس میں مختلف باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی. اس میں بات کریں گے کہ جو نیا ہم خیال گروپ بن رہا ہے یہ اس کی کیا جو ہے وہ ڈائریکشن ہوگی, اور اس کا کیا رزلٹ آگے ان فیوچر نکلنے والا. اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف باری باری کر کے سب چھوڑ رہے ہیں, تو 9 مئی کے بعد جو اب پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ہے اس کا کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف بچ چکی ہے اس کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, جس میں پرویز الہی صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں. تو اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کا اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کیا اپنا فیوچر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس وقت جو سب سے میجر بڑی بات کی جا رہی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہ ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا ایسے الزام لگا دینا درست ہے یا یہ واقعی میں بیرونی سازش ہوئی ہے, کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ملک میں بغاوت ناکام ہوئی ہے. اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. اس پہ بھی بات کریں گے. ہم جس پہ بات کرنے کے لیے اسپیشلی جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر کہیے گا اب 9 مئی کے بعد سیاست کہاں جاتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف تو ٹوٹ چکی ہے, پاکستان تحریک انصاف حقیقی بننے جا رہی ہے, یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد؟ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام جو ہے وہ زیادہ دیر رہ پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس کو ایک کالعدم جماعت قرار دے, اور میں امید کر رہا ہوں کہ تقریباً اگلے ہفتے میں ایک کوئی ایسے انکشافات سامنے آئیں گے جس میں حکومت جو ہے وہ باقاعدہ ثبوت اور شواہد رکھے گی, جس کے اندر بیرونی مداخلت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی, اور اندرونی سہولت کاروں کے حوالے سے بھی کچھ ٹھوس شواہد جو ہے وہ ناقابل تردید وہ پیش کیے جائیں گے. اب اس کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو دنیا کے اندر ایک پیغام ملا. دیکھیں ہمیشہ ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل دنیا فوراً جو ہے وہ بہت واویلا شروع کر دیتی, لیکن اس بار کیونکہ اتنی یہاں توڑ پھوڑ آگے لگی, جلاؤ گھراؤ ہوا, اور اتنی دہشت گردی اور تباہی مچائی کہ اس کے اوپر بیرونی دنیا جو ہے وہ گنگ ہو کے رہ گئی, وہ کچھ بول نہیں سکتے, کیونکہ یہ رویے جمہوری تو یقیناً بالکل نہیں تھے, یہ تو ٹی ٹی پی والے رویے تھے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ آگے ان کا کوئی نیا گروپ بنے گا یا اس کا, میں نہیں سمجھتا کہ گروپ تو نہیں بنے گا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو 4تھ شیڈیول میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, جن کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ان شواہد کی بنیاد پہ قائم ہو سکتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان کے اندر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور اب بھی شاید ہم جاتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اچھا, یہ آپ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں عبداللہ صاحب, کون جا سکتا ہے باہر؟ میں بالکل پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف بات کر رہا ہوں, سیدھا سیدھا, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے اچھی طریقے سے کہ انہوں نے عرب دنیا میں بھی رابطہ کیا ہے, اور انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے. یہ جو جی چیئرمین سمیت باقیوں نے بھی, یہ 66 جو لوگ جنہوں نے کانگریس مین ہیں, جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کو لکھا ہے کہ پریس پاکستان, یعنی کہ پاکستان کو دبایا جائے. اینٹنی بلنکن کو جو خط لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اگر اس کے نتیجے میں کل کو عمران صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیرونی مداخلت نہیں ہوگی؟ کیا وہ امپورٹڈ حکومت نہیں کہلائے گی؟ تو پھر اس کی آخر مذمت کیوں نہیں آئی پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے؟ کیونکہ وہ تو امریکی مداخلت کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. تو پھر آج وہ ان کی زبانیں اس معاملے پہ کیوں گنگ ہیں؟ دوسری بات اس کے اندر جو آپ نے بات کہی ہے
इसमें पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता, क्योंकि बहरहाल पीटीआई का जो एक मसला है वो है उनका जो भी है, आप उसको कल्ट फॉलोइंग कह लें, आप उसको आइडियोलॉजी कह लें, लेकिन लोग उसके साथ एक इस वजह से भी जुड़े हैं कि पीडीएम की हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है वो इतनी आया है कि लोग उनकी नफरत के अंदर जुड़ गए हैं। और यही वो एक वजह है जो वो ये समझते हैं कि शायद इनको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई मजबूती मिल रही है, हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब्दुल्ला साहब, अफवाज पाकिस्तान का जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हों, ना कि सियासी पार्टियों के साथ, और वो उन्होंने माजी में भी ऐसा ही किया और वो अब भी ऐसा ही करेंगे, और ये उनकी जिम्मेदारी बकायदा आईनी है। अब्दुल्ला इसलिए साहब, जो इस जी फरमाइए, ये फरमाइएगा कि वाकई ही 9 मई को कोई बगावत जो थी वो नाकाम हुई है, या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने के लिए बयानियां बढ़ाया जा रहा है? नहीं, बगावत तो बड़ी वाज़ेह थी ना जी। 9 मई को इसका मकसद क्या था? देखिए, अगर ये एक सियासी आपका अदावत थी तो फिर इसका रुख जो है वो तो पार्लियामान की तरफ होना चाहिए था, और लोगों का एहतजाज जो है वो जनूनी नहीं बल्कि पार्लिमानी होना चाहिए था। लेकिन हमने इसको देखा कि जो रवैये हमने देखे, जो फायरिंग देखी, जो आवाम का पिस्तौलें चलाते हुए हमने लोगों को देखा, आगे लगाते हुए देखा, तोड़ फोड़ करके एक ऐसी जगहों के ऊपर जो कि सरकारी जगहें हैं उनके अंदर घुसते देखा, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये तो बगावत थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बगावत किसके खिलाफ थी? बगावत इसके थी कि पहले एक बकायदा बयानिया बनाया गया, मीर सादिक मीर जाफर से शुरू हुआ, फिर वो डर्टी हैरी XY से शुरू हुआ, उसके बाद उसने पहली दफाई लाइन जो हमारी ISI थी उसको कमजोर किया, लोगों के मुतल्लिक लोगों के दिलों में उनके लिए शकूक और शुबहात पैदा किए। वो ISI जिसके ऊपर हम फख्र किया करते थे, आज उसी ISI को जो है वो आपने एक जिसको बदनाम करने की कोशिश की, उसके बाद आप ना ठहरे और उसने आपने आखिरी दिफाई लाइन जो अफवाज पाकिस्तान है, आपने DGISPR को बकायदा उनके मुतल्लिक इंतहाई नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, और उसके बाद आपने आर्मी चीफ के हवाले से बात शुरू कर दी। और हद ये हो गई कि पीटीआई के जो लोग, जो कारकुनान, जिन्होंने बरतानिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों के जो तस्वीर के ऊपर जो है वो बेहुरमती की, बजाय उसको उनको आप उनकी शो कॉज देते, आप उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई करते। अब्दुल्ला साहब, इस सब के बावजूद आप ये बात कर रहे हैं कि एक चेयरमैन पीटीआई का एक स्टिल एक सपोर्टर है जो उनको सपोर्ट करेगा, इस सब के बावजूद आपको लगता है कि वो अपनी जगह मेंटेन कर पाएंगे? जी, वक्ती तौर पर, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, मैंने जहांगीर तरीन साहब से तकरीबन 1.25 साल पहले मुलाकात की थी, और मेरी इसी बात पे उनसे बात हुई थी कि आप जो है वो इस टाइम पे अगर एक ग्रुप बनाएं तो आपकी एक सियासत के अंदर बड़ी जगह बन जाती है। लेकिन इमरान खान साहब के ये जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, इसके बाद अब जब जहांगीर तरीन साहब बात करेंगे तो उसका वो असर नहीं रहेगा, क्योंकि बहरहाल लोगों को एक नजरिए की तरफ जाना है, चाहे वो गलत या सही के ऊपर नहीं जा रहे। जहांगीर तरीन साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छे जो जिसको कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल सियासत में वो कहीं भी नहीं खड़े हुए नजर आ रहे। मुझे पाकिस्तान में एक नजरियाती पार्टी की बुनियाद डलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि पीडीएम के अंदर जो दाएं बाजू था उसने तो एक्सट्रीम बाएं के साथ गले मिल गया, यानी कि अब नून लीग का जो नजरिया था वो आपने महमूद खान अचकजई और इस्फंदियार वली के साथ लग गया, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया, वो अली वजीर और मोहसिन दावड़ के साथ जा मिला, तो दाएं बाजू कहां चला गया? दाएं बाजू की सियासत की बड़ी जरूरत है, और आने वाले वक्तों के अंदर जब पीटीआई की क्यादत जो है न सिर्फ कमजोर होगी बल्कि उनको अपने बयानिया के ऊपर पछतावा भी होगा, तो उसके नतीजे में नौजवान भागेंगे, मायूस होंगे और उनके ऊपर असलियत आया होगी। उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। अब्दुल्ला साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल दबाव के नतीजे में आने वाले हालात में जो पीटीआई की क्यादत है वो मुल्क छोड़ सकती है? जी बिल्कुल, माजी के अंदर ही छोड़ा गया है तो अब भी छोड़ सकते हैं, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उनकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो बैरूनी ममालिक के साथ रवाबित में हैं, बाकायदा UAE में भी वो रवाबित में है, वो सऊदी अरब में भी रवाबित में है, और उन्होंने जो है अमेरिका के अंदर भी अपनी बाकायदा लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, और इसी तरह बरतानिया में जैक गोल्डस्मिथ अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली ट्वीट्स की गई हैं और स्पेशली ये पैगाम भी दिया गया है कि वो मुल्क में ही रहेंगे और मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तो बहुत सारी बातें, उन्होंने तो हमेशा यू टर्न लिया है, कौन सी एक बात है जिसके ऊपर वो कायम रहे हैं?
सो एक्सपेक्टेड है कि वो जो है वो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि देखिए, उसकी वजह यह है कि जो बुज़दिल होता है वो हमेशा इस किस्म की हरकत करता है। दो बातें मैं बड़ी अहम बात है। पहली बात यह है कि अगर बहादुर होते तो सर के ऊपर जो है वो एक डब्बा पहन के ना फिरते, पूरी दुनिया में लोगों को जो है मुश्किलात का सामना होता है और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट होती हैं, लेकिन वो इस तरह क्या नहीं काम करते। दूसरी बात इसके अंदर, अगर जेल भरो तहरीक के अंदर वो जाते तो वो सबसे पहले खुद जाते, उसके बाद लाइन लग जाती। इसी वजह से जेल भरो तहरीक जो है नाकाम हुई। और तीसरी बात यह है कि इस तोड़ फोड़ के लिए अभी जो उनका परसों बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे तहरीक के लोग हैं, मेरे जो है वो बाकी क़यादत है, मैं तो घर में बैठा था, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। जब लीडर जो है वो फ्रंट से लीड नहीं करेगा तो फिर यकीन मानिए कि उसके भागने में भी मुझे कोई शक व शुबा नहीं रह जाता। तो अब्दुल्ला साहब, मौजूदा सियासी हालात का हल क्या है, और दूसरा आप इंतखाबात देख रहे हैं? मैं इंतखाबात तो देख रहा हूं, लेकिन मुझे इस साल के इंतखाबात जो है वो बहुत मुश्किल में नजर आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो एक गुम गो की कैफियत है और इस टाइम पे एक जिदबाजी है। ये अभी सियासत नहीं रही, ये हमें जो पाकिस्तान के लोगों को मसाइल हैं वो है कि लोगों की बेरोजगारी का हल हो, मईशत जो है वो बेहतर डगर पे चले। आपने बड़ा अच्छा किया वो बार्टर ट्रेड का जिक्र किया, आपने जो है वो ईरान पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अब देखे ना, ईरान, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान के साथ अगर हम कुछ दे और कुछ ले की बुनियाद पे काम करेंगे तो डॉलर जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा। डॉलर अभी भी नीचे आया है, बिल्कुल नीचे आया। आईएमएफ को हालांकि हमने आंखें दिखाई हैं और आईएमएफ जो है बजाय हमें कुछ दे के, अमूमन ये होता था कि जैसे ही आईएमएफ से मुज़ाकरात खराब होते थे तो हमारा डॉलर ऊपर चला जाता था। ये पहली दफा है जो डॉलर नीचे आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि लुक ईस्ट तो की जो अब्दुल्ला साहब, पॉलिसी आपको लगता है कि अब हुकूमत जो है वो सीरियसली ले रही है मईशत को, जैसी बार्टर ट्रेड का जो है वो फैसला किया गया, इसके अलावा हमने पेट्रोल के प्राइस में कमी देखी है, और भी चीज़ों के अंदर जो है वो हुकूमत इस वक्त इंटरेस्ट ले रही है कि मौशी इकदाम किए जाए ताकि बेहतरी आए? हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन ये हुकूमत नाकाम हो गई है, ये रियलिटी है। क्योंकि इस हुकूमत के अंदर अगर कामयाबी होती तो आपको वो एक साल में नजर आ जाती। शहबाज शरीफ साहब एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने पहचाने जाते रहे पंजाब की हद तक, लेकिन जब वो वजीर आजम की मसनद के ऊपर आए तो बुरी तरीके से इसलिए नाकाम नजर आते हैं क्योंकि उनके पास एक चूचू का मुरब्बा है और वो तमाम की तमाम जो पार्टियां हैं उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, उनकी तरजीहात फर्क हैं, उनके मुतालबात फर्क हैं, उनको आपस में इकट्ठा लेके चलना जो है वो मुश्किल है। और जब इलेक्शन की डेट जिस दिन अनाउंस हो गई, आप देखिएगा कि इनके अंदर कितनी जबरदस्त फूट पड़ती है। तो आप समझते हैं कि अब्दुल्ला साहब, हुकूमत जो है पीडीएम की, वो आवाम को इस बजट में रिलीफ दे पाएगी? अवाम के ऊपर रिलीफ क्या मिलेगा? आप मुझे बताएं कि 13%, 14% पे इन्फ्लेशन क्या 45% से नीचे आ जाएगी? तो ये तो मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कम भी आ गया, फर्ज करें 30% भी आ गया, तो रिलीफ तो नहीं कह सकेंगे ना। लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है, आम आदमी जो है वो रोटी को तरस, आम आदमी को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी के सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आम आदमी को रोजगार का, बिजली की एक शॉर्टफॉल है, प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी हुई है। ये तमाम जो बातें हैं उनको हमें गौर करना पड़ेगा, इसके बगैर ठीक है, पॉइंट टेकन। इस वक्त अवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अब ठीक है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाना चाहिए, चाहे वो 5 रुपए का या 10 रुपए का, तो उससे ओवरऑल एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। और ये आखिरी बजट भी होगा इस हुकूमत का मोस्ट प्रॉबली, तो मे बी हुकूमत जो है वो रिलीफ देने की ट्राई करे। अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई के वाक़यात के बाद हम मुल्क के अंदर एक अजीब सी गहमा गहमी देख रहे हैं। मुमकिन है कि हालात आगे आने वाले दिनों में बेहतर हो सके, लेकिन जहां पर मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, तो इस मुल्क के जो वो शहरी हैं, जो बाहर रहते हैं, बैरून मुल्क रहने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को देख रहे हैं, उस पर मैं अनवरा साहब आपसे जानना चाहूँगी। आप नहीं समझते इस वक्त जो स्टेटमेंट, जो बयानात बैरून मुल्क रहने वालों की जानिब सामने आ रहे हैं, बहुत अजीब किस्म के बयानात हैं, आप नहीं समझते कि अब तमाम बैरून मुल्क रहने वाले लोगों को सियासत से बालातर होकर मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए? मारिया, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत यकसर तब्दील हुई और हालात कितनी तेज़ी से तब्दील हुए,
और मैं आपको एक बात बताऊं, जब पाकिस्तान में बैठा एक लीडर कोई स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान के सियासी हालात दुरुस्त नहीं, तो बाहर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और बाहर जो हमारी कम्युनिटी है उन पर इतना असर पड़ता है कि वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला नहीं भेजता। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तान हैं, वो ओवरसीज़ हैं, वो पाकिस्तान का एसेट है, एहसासा हैं, और वो उन्हें अब सोचना होगा कि उन्हें सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए अब उन्हें मुल्क के बारे में सोचना, मुल्क की तकदीर वो बदलने में उनका बड़ा अहम किरदार है। देखिए, जब ज़र मुबादला बाहर से आता है तो वो मुल्क की मैशियत को सहारा देता है। अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा सियासी कशमकश में और ख़ासकर एक मखसूस जमात की लीडरशिप की बयानात की वजह से ना तो वो ज़र मुबादला उस तरह आया और ना वो पाकिस्तानी मैशियत को सहारा दिया जा सका। इसी वजह से हम जो हैं IMF की तरफ देख रहे हैं। अगर हमारे जो लीडरशिप है, जो सियासी जमातों के क़यादत है, उनको सोचना पड़ेगा। बिलखसूस मैं PTI की क़यादत की बात करूं कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से मुल्क की माशी सूरत तबाह हुई, यहाँ पर तकसीम दर तकसीम हुई। जिस तरह से चेयरमैन PTI हमेशा ये बात करते हैं, बिल्स ना दो, जला दो, गिरा दो, और बाहर रहने वाले लोगों को ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे ज़र मुबादला भेजना बंद कर दें, तो आप नहीं समझते मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही, इसका मतलब मुल्क के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आपको वो वक्त याद है कि जब पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला हुआ था, वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है वो स्टेट का, और अब जो हुआ फिर PM हाउस की तरफ जो हमला किया गया। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बैठकर जब आप कहते हैं कि बिल जला दें, सिविल नाफरमानी कर दें, तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, जहाँ पर छोटी सी बात होती है वहाँ पर बहुत बड़ी बनकर दिखाई दी जाती है और वहाँ पर लोग बड़े परेशान होते हैं। देखिए, उनकी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो ज़र मुबादला जब अपने मुल्क में भेजते हैं तो यहाँ पर रोज़गार मिलता है, उनकी फैमिलीज हैं, वो पैसा साइकिल करता है ना, तो फिर पता चलता है कि आपके मुल्क में ज़र मुबादला जो वहाँ से आता है उसकी वजह से माशी सूरत बेहतर होती है। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ हैं, उनको ये सोचना होगा कि हमें सियासी वाबस्तगी को बिलखसूस एक मखसूस जमात की बात को पर कान नहीं धरने, हमें प्रोपेगेंडे पर हमें कान नहीं धरने। हमें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, अपने जो रिश्तेदार बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनके मुस्तकबिल के लिए हमें ज़र मुबादला भेजना है। हमें अपने मुल्क की तकदीर के लिए को बदलने के लिए अपना किरदार अदा करना है। देखिए, पाकिस्तान की तामीर में उनका किरदार मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा यहाँ पर भेजते हैं, ज़र मुबादला, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारी जो लीडरशिप है, ये उसका भी काम है कि उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में हालात अच्छे हैं। देखिए, मैं एक फ्रांस में कोई लोग थे, उनसे बैठा बात कर रहा था, उन्होंने कहा यहाँ से जब कोई एक स्टेटमेंट जाता है तो लोग ना तो यहाँ पर पैसा भेजना बंद कर देते हैं और दूसरा यहाँ पर कोई सरमायाकारी भी नहीं होती। लोग डर जाते हैं कि अगर हमने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इसलिए अब जो PDM की हुकूमत है और जो हमारे इदारे हैं, उन्हें ओवरसीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। उन बेहतर हालात में डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक लीडर की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए। उनको कौन रोकेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, अगर तो वो लीडरशिप वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, जो कि नज़र नहीं आता, अगर उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हें सबसे पहले ओवरसीज़ को ये पैगाम देना होगा कि आप अपने मुल्क में ज़र मुबादला भेजिए। और अब जो इदारों का भी काम है, सियासी देखिए, सियासी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, बाकी जो जमातें हैं, उनके लोग भी तो बाहर मौजूद हैं। और फिर हुकूमत का ये काम बनता है कि वहाँ पर जो हमारे फॉरनर्स मौजूद, हमारे जो अमला वहाँ पर मौजूद है, उन्हें बताना चाहिए, ओवरसीज़ को मोटिवेट करना चाहिए कि अब पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो बेहतरी ज़्यादा तामीरी तब होगी जब आप लोग अपना ज़र मुबादला भेजेंगे और आप पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हकीकी मायनों में किरदार अदा करेंगे। बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर देखिए कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे और इस खराब हालात की जो ख़राबी की जिम्मेदारी है वो एक ही जमात की होगी, जिन्होंने ये कहा कि आप सिविल नाफरमानी कीजिए, आप बिल जला दीजिए, आप बिल ना दीजिए, आप तोड़ फोड़ कर दीजिए, आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाइए, आप सरकारी तनसीबात को तबाह कर दीजिए। इससे क्या होगा? पैसा भेजना बंद कर दीजिए। मारिए, इससे क्या होगा? मुझे बताएं ना, अब इतना जो 9 मई को जलाओ घराओ और सरकारी तनसीबात, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, पहला सवाल तो यह है, उससे जो पाकिस्तान का तशख्खुस बुरी तरह मुतासिर हुआ है, मैं कहता हूँ मसख हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? फाइनेंशियली तो चलें आप कर लेंगे ना, कोई ना कोई वो आप और मैं पे कर देंगे, हम ही ने पे करना ना इस मुल्क का नुकसान। लेकिन मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान का तशख्खुस मसख हो चुका है और जो फौज जवाब दे सकती थी अनवर साहब, लेकिन जानबूझकर पाकिस्तान के अपने लोग से जवाब नहीं दिया गया। जवाब देती, उन्हें पता है कि ये भी पाकिस्तानी है। मैं बताऊं,
जो फौजी क़यादत है उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया, बड़ा टॉलरेट किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो कोई फॉरेन एजेंडा था वो पाया कामयाब तकमील नहीं तक हुआ। नहीं पहुंचा, कामयाब नहीं हुआ। और यही हमारी कामयाबी है, इसी को सोचना और समझना होगा और इसी के मुताबिक अब हमें आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा, ताकि हम अपने मुल्क के लिए हकीकी मायनों में किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, प्रोग्राम का हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।